हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे सब लोग। और पिछला पाठ चिड़िया जो आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा, लिख लिया होगा। और जो भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और बच्चों, छुट्टियां चल रही हैं एक तरह से आपके लिए, लेकिन अब पढ़ाई भी शुरू हो गई है। छुट्टियां मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो जीवन है, बचपन आपका, उसके लिए कोई चिंता, कोई फिक्र मायने नहीं रखती। हकुना मटाटा जिसको कहते हैं, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, मस्ती की जिंदगी। और कुछ भी हो जाए कोई फिक्र नहीं, खाना, खेलना, घूमना, पढ़ना, लिखना, बिना किसी चिंता के। और ये जो काल है, ये सुनहरे दिन होते हैं हमारे जीवन के, जिनकी यादें हमेशा हम लोग अपने साथ सहेजे रहते हैं। आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे, सुनते होंगे कि दादी, नानी या माँ या पिताजी कभी कोई बात बताते हैं अपने बचपन की कि अरे हम अपने बचपन में तो ऐसे हुआ करते थे, हमने ये किया, हम ये शैतानियाँ करते थे, हम ये अच्छे काम करते थे। तो कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि अरे क्या दिन भर वही बातें करते रहते हैं, जब देखो अपने बचपन की बात। लेकिन जब आप लोग उस उम्र में जाओगे तब देखना यही पिटारा आपके पास भी होगा। यही बातें आप भी सुनाओगे अगली पीढ़ी को कि हम कैसे अपने जीवन बिताते थे, कैसे खेलते थे, कैसे साइकिल चलाते थे, कैसे अपने दोस्तों के साथ शैतानियां किया करते थे। तो कुछ ऐसी ही बातें अपने बचपन के बारे में कृष्णा सोबती, जो इस पाठ की लेखिका हैं, ये पाठ हमारा बचपन, दूसरा पाठ। और अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और ये बताया कि कैसे अपने हॉस्टल में रहती थी, क्या क्या काम उन्हें करने पड़ते थे, किस तरह के कपड़े वो पहना करती थी, कैसा खान पान हुआ करता था, और उस समय में और आज के समय में क्या क्या बदलाव आए हैं। ये सारी बातें उन्होंने, वो अपनी यादों का सुनहरा पिटारा इस पाठ के माध्यम से आपके समक्ष उन्होंने खोला है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ बचपन। बच्चों, कृष्णा सोबती जी हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध रचनाकार रहीं। इनको हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान में जो गुजरात से लगा हुआ हिस्सा था वहां पर हुआ था और 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। और अभी पिछले साल 25 जनवरी 2019 में 93 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इन्होंने हिंदी साहित्य को विशेष योगदान दिया, बहुत महत्वपूर्ण है इनका योगदान, और अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी, जिसमें से बहुत प्रसिद्ध इनकी जो पुस्तक है वो है मित्रों मरजानी, एक है डार से बिछुड़ी, और एक और रचना है बादलों के घेरे, जिंदगी नामा। बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं इनकी और हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो बच्चों, पाठ आरंभ करते हैं। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के विषय में बताते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का तात्पर्य दीदी ही होता है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में
तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका बता रही हैं कि बचपन की रुचियां कुछ अलग होती हैं। बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े अधिक भाते हैं, अधिक पसंद आते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचियां बदल जाती हैं। उनके रंगों का जो चाव है, उनके प्रति जो रुचि है, उसमें भी बदलाव आ जाते हैं। इसलिए लेखिका को अब रंग बिरंगे नहीं अपितु हल्के रंग पसंद आते हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। कफ का मतलब होता है पीली पीली झालरदार आस्तीन। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमालों और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों के बच्चे जब वो सज धज कर आते थे तो वैसे ही उसी रंग का रिबन लगाकर बालों में सजे धजे बड़े सुंदर लगते थे। बिल्कुल वैसी ही पोशाक। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। गर्म फ्रॉक का तात्पर्य है कि वो फ्रॉक जो सर्दी में पहने जाते हैं, गर्म कपड़े से बने हुए, जिनके नीचे फर टकी थी। फर से मतलब है कि वो रोएदार कपड़ा होता है, जो अक्सर आपने देखा होगा आपके ग्लव्स में या आपके कोट में अंदर लगा रहता है, जो हमें गर्मी देता है। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। प्याजी मतलब जो प्याज के रंग की हो, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। होता है ना कि बचपन की हर एक पोशाक, हर एक चीज से लगाव होता है। ठीक वैसे ही जैसे अभी भी आपकी माँ अगर अपना बक्सा पुराना खोले, अटैचियां खोले, तो उनमें आपके बचपन के अगर कपड़े मिलेंगे तो आपको वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी और उन कपड़ों से विशेष लगाव होता है। लेखिका बताती है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय नौकर नौकरानियों को भी घर के सदस्य की तरह माना जाता था। उन्हें गंदे कपड़े, इस तरह के कपड़े जो पैरों में पहने जाते हों, उन्हें नहीं दिए जाते थे। उसका काम खुद करना होता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, अर्थात इतवार की सुबह वो जूते अपने साफ करते, मोजे धोते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। आपने शायद कभी अपने जूतों में पॉलिश की होगी, ऐसे अक्सर अब आपके मम्मी पापा कर देते हैं आपके जूतों में पॉलिश, लेकिन अगर खुद करके देखो बड़ा मजा आएगा। जब वो पॉलिश करके जूते चमक उठते हैं तो अपनी मेहनत रंग लाती है, ऐसा महसूस होता है। तो लेखिका कहती है कि सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं। कहने का मतलब है कि उस समय शायद चमड़े के ही जूते चलते रहे हों और अब तरह तरह के कैनवास के शूज आ गए हैं और स्पोर्ट्स शू आ गए हैं जो बहुत ज्यादा आरामदेह होते हैं, कंफर्टेबल के होते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। इस पंक्ति का आशय यह है कि उस समय चमड़े के जूते चलते थे और अक्सर वो पहनने में थोड़े कसे रहते थे, टाइट रहते थे पैरों में, और जब चलना होता था नए जूते पहन करके तो तय ही था कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब तक वो छाले एक बार नहीं काटते थे पैरों को, तब तक जो है वो जूता आरामदेह बनता ही नहीं था और उनका इलाज शुरू हो जाता, अर्थात या तो जूते में कहीं तेल लगाया जाता या अपने पैरों में रुई चिपकाई जाती या कुछ ऐसा कपड़ा वहां पर रखा जाता कि ज्यादा पैर ना कटे। इस तरह से उन छालों का इलाज किया जाता। फिर जब थोड़ा पहन लेते उन जूतों को, जूते अपने आप ढीले पड़ जाते और फिर आरामदेह हो जाते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, जैसा कि बताया ना कि उन छालों से बचने के लिए वो जहां पर वो काटने लगता, जहां पर चुभने लगता, वहां पर रुई रख दी जाती थी ताकि रगड़ ना लगे। और जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। अब लेखिका बताती है कि जमाना बदल गया, समय बदल गया, इतिहास बदल गया, भूगोल बदल गया, विज्ञान बदल गया, और जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ा है।
आगे लेखिका कहती हैं कि हर शनिचर, शनिचर का मतलब है शनिवार, सैटरडे को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना हमें पड़ता था। यानी ऑलिव ऑयल तो आप जानते ही हैं, ऑलिव से निकलने वाला तेल, और कैस्टर ऑयल जिसको हम लोग एरंड का तेल भी कहते हैं। और ये तेल इसलिए पिया जाता था ताकि जो पेट के जो पैरासाइट्स है, जो कीड़े हैं पेट के, वो मर जाएं। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। नहीं, उसकी गंध कुछ अच्छी नहीं लगती थी, और पीने में भी वो जो है उसका स्वाद बड़ा अजीब सा, बहुत बेस्वाद था, बहुत कड़वापन लिए रहता था। इसलिए बच्चे पहले से ही डरे रहते थे कि शनिवार आया और हमें ये तेल पीना पड़ेगा। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती है ना। जैसे दवा आपके सामने रखी जाए और पीना पड़े, इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो पहले से मितली का मतलब उल्टी आने लगती है ना। तो वैसा ही उन्हें भी महसूस होता था। वो शीशी का ढक्कन देखते ही, वो शीशी देखते ही कि आज ये दवा पी जानी है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। कहने का मतलब यह है कि कुछ इसका खास फर्क उनको नजर नहीं आता था। हो सकता है वो ऐसा इसलिए भी था कि निरंतर हर शनिवार को वो दवा पीते थे, तो उनको कोई फर्क दिखाई नहीं देता। फर्क तभी दिखता है जब ज्यादा दिनों के अंतर पर इस तरह के कुछ कार्य करते हैं तब। हाँ, तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर हम वो शनिवार वाली दवा अगर ना भी पीते तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं होता, सेहत ठीक ही रहती। अपने समय में और आज के समय में आए हुए परिवर्तन को बताते हुए लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां बदल गई हैं। दिलचस्पियां मतलब रुचियां बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन का मतलब ये होता है कि एक तवा जैसा एक रिकॉर्ड होता है जिसको पिन चला करके उस पर उस समय गाने बजाए जाते थे फिल्मों के। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, यानी ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो टेलीविजन से लोग परिचित ही नहीं थे ज्यादातर। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फाल से खसखस के शरबत को पेप्सी में, यानी वो जो शरबत मिला करते थे शहतूत के, फालसे के, खसखस के, अब बच्चे शायद इन फलों का नाम भी नहीं जानते होंगे, खाया भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, वो बस पेप्सी, कोला यही सब जानते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड होता था, विंटो मिलती थी, ये भी एक तरह के पेय हुआ करते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविगो रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। ये दोनों उस समय की बहुत नामी गिरामी रेस्टोरेंट हुआ करते थे। जैसे आजकल जो है तमाम सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक नाम प्रसिद्ध है, तो वेंगर्स और डेविगो उस समय के जो है प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में जाने जाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला माल, माल ये मॉल नहीं है, माल है। माल एक जगह का नाम है, एक बाजार का नाम है। तो उनके भाई बहनों में से किसी एक की ड्यूटी वहां से ब्राउन ब्रेड यानी जो होल व्हीट, पूरे गेहूं का जो छिलके सहित उसकी जो हस्क होती है, जो उसकी भूसी होती है, उसके साथ जो ब्रेड बनाया जाता है, जो हेल्दी माना जाता है, जो स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, वो ब्रेड लाने की ड्यूटी उन भाई बहनों की लगती थी। लेखिका कहती है कि हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। माल आपको शायद याद आया होगा, अगर आप लोग नैनीताल गए हो तो वहां भी देखा होगा ना, माल रोड है वहां। ऐसे ही शिमला में भी माल रोड है। तो बताती है कि उनका घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। चढ़ाई का मतलब, चूंकि शिमला की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है, तो चढ़ाई उतार तो होता ही है वहां पर। तो वहां से थोड़ी ही दूर पर गिरजा मैदान के पास पहुंच जाते चढ़ाई करके, और वहां से एक उतराई उतरते और
माल पर, यानी पहुंच जाते बड़ी आसानी से। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावने लगती, सभी बच्चों को अच्छी लगती है। आप भी जब जाते होंगे कन्फेक्शनरी की शॉप पर, तो वहां पर आपको चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, क्या क्या नहीं देखने को मिलता, और मन करता सब खरीदें, सब खाएं। तो वैसा ही कुछ वहां का भी नजारा हुआ करता था। तो हमें अपने हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अब सोचिए, है ना समय में बदलाव, कि कहाँ वो हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट खाती थी, और आप हफ्ते छोड़िए, दिन में जाने कितनी चॉकलेट खा लेते होंगे। और सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे लेकर खाती थी। यूं ही नहीं कि जब मन किया बस खा लिया, मजे लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल गुलाबी। काफल एक फल होता है, वो उसकी बात कर रही हैं। रसभरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भराए। आपने तो ये फल देखे भी ना होंगे। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर सीधा मुंह में। आ रहा है ना भी आपके मुंह में पानी? आगे कहती है लेखिका, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है, यानी वो अभी तक चला आ रहा है। चना जोर गरम आज भी लोग खाते हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल था। आपने भी देखा होगा कि चने वाले लिया चना लेकर आते हैं, जब वो कोन बनाते, कितने मजे से कागज उठाया और घुमाया और कोन बनाया। तो वही कह रही हूँ, मेरा मतलब बिल्कुल हाथ का बस कमाल दिखता था। कितने आराम से वो पुड़िया बना लेते थे, नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चरा जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, क्रांति फिल्म का गाना याद करिएगा, देखिएगा अभी घर पर जाकर। यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमते तक ये पुड़िया चलती रहती, यानी गिरजा मैदान घूमते रहते और तब तक घूमते रहते जब तक वो पुड़िया खत्म नहीं हो जाती, यानी खाते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास तरह की लय और रफ्तार थी, यानी धीरे धीरे खाते, धीरे धीरे चलते, उनमें एक लय और ताल थी दोनों में। तो छुटपन में हम शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं हमने, और घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। आप भी शिमला गए होंगे तो निश्चित रूप से घोड़े पर बैठकर तो घूमे ही होंगे। और हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे। कमतर मतलब बहुत नीचा समझना, कम मतलब नीची जाति का छोटा समझना, उन पर हंसते, है ना, शायद इसीलिए कि बेचारे उनको दिन भर जो है ढोना पड़ता है, लोगों को बिठाना पड़ता है। लेकिन बच्चा मन यही सोच सकता है, उस जीव के कष्ट को भी समझना चाहिए, हाँ, कि बेचारा किस तरह से जो है भूखा प्यासा भी हो सकता है, लोगों को उसे लाद कर चलना पड़ता है। और ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, और उनकी बात फिर कभी करेंगे। अब वो कहती है कि ननिहाल में शायद उनके कहीं और रहा होगा, कहीं और उस वहां के घोड़े ज्यादा अच्छे रहे होंगे, इसीलिए शायद वो शिमला के घोड़ों पर हंसती रही होंगी। वो कहती है उनके बारे में कभी और बताएंगे। शिमला मॉल रोड की सुंदर शाम का वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैली हैं। ये गुलाबी सुनहरी धारियां, जब वो हल्के हल्के बादल आकाश में छाए होते हैं और उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, वो रंग बदलते रहते हैं। कभी आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते। इसका मतलब कि जब धीरे धीरे रोशनी कम पड़ती तो उनकी पहाड़ों की जो छाया है, उनकी जो आभा है, वो और गहरी होने लगती, वो काली दिखने लगती, अंधेरा छाने लगता, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने थे। ये बहुत सुंदर नजारा होता था शाम का। स्कैंडल पॉइंट भी की भीड़ से उभरता
कोलाहल का मतलब होता है शोर, वहां पर लोगों का आना जाना, खरीदारी करना, घूमना टहलना। सर्वस कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल लगा हुआ था, जिसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। आपने भी कभी पहाड़ों पर इन छोटी टॉय ट्रेनों का आनंद उठाया होगा, घूमा होगा। यहाँ पर उसी की बात हो रही है। शिमला कालका ट्रेन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार गाड़ी थी वो। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, क्योंकि उस समय हवाई जहाज कम होते थे, कम दिखते थे। और आज भी लोग देखो कि आकाश में उड़ते हुए जहाज को देखते हैं तो एक बार उनका ध्यान उस ओर चला ही जाता है। तो उस समय की तो बात ही निराली थी। और दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ पड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा चला जा रहा है, पंख फैलाकर। पक्षी से तुलना कर रहे हैं जहाज की। तो यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर अंग्रेज रहे होंगे। तो चश्मे की बात करते हुए लेखिका कहती है कि शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। उस समय ऐसा कॉमन नहीं था कि लोग जो है, अब देखो छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी चश्मा लगाकर फिरते हैं। उस समय बड़ा अनोखा लगता था कि कोई बच्चा चश्मा लगाए हुए है। और कहती है कि इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, कि लोग सलाह दिया करते थे इस तरह की। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी वो बताती लोगों को कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ही दिन पहनना पड़ेगा और कुछ दिन बाद ही ऐनक उतार दी जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। वो कहती है कि उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उतर जाएगा चश्मा, लेकिन मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी, फिर भी चश्मा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता जा रहा है, यानी नंबर भी बढ़ता जा रहा है, यानी रोशनी और दिन पर दिन कम ही होती गई। मैं अपने आप को इसका जिम्मेवार मानती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। वो कहना चाहती हैं कि हमें कम रोशनी में पढ़ाई लिखाई का काम करना नहीं चाहिए। जो यही गलती उन्होंने की थी, जिसका खामियाजा उन्हें चश्मे के रूप में, पहनने के रूप में भुगतना पड़ा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आपने भी जब पहली बार चश्मा लगाया होगा तो शर्माए होंगे ना कभी। और अभी भगवान न करे कि लगाना पड़े, कि जिनको नहीं लगा है, लगा होगा तो पहली बार पहनकर सबके सामने आने में शर्म आती है ना। और उनके भाई जब चिढ़ा रहे होंगे तो सोचिए लेखिका का क्या हाल हुआ होगा। भाइयों द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद वो कहती है कि मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, यानी बार बार उनको ये क्यों कहा जा रहा है चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। पर शेर बुरा ना लगा कि कविता उन्हें सुनकर बड़ा मजा आया। उनको शेर का मतलब वो कविता, वो जो कही उनके भाइयों ने। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना यानी शीशा, दर्पण। कई बार मैंने अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी और देखती रही। और कविता उन्हें याद आती है, कहती है सूरत बनी लंगूर की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, सूरत लंगूर की तो नहीं। तो कहती है हाँ, लगता तो है सूरत लंगूर की है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा और अच्छा भी और मजाक किया भी। यानी चश्मा पहनकर वो टोपी लगाकर कोई मजे ले रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी अब चश्मा उनके चेहरे के साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब उतारने पर शायद अजीब लगता होगा उनको। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, होता ना, आदत पड़ जाती है जब चश्मा लगाने की। और ना पहनो तो खुद का चेहरा खाली खाली लगता है।
याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। क्योंकि ठंड होती है तो वहां पर महिला पुरुष सभी लोग टोपी लगाते हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपी। यानी उनको बड़ा आसान जाहिर लगता है, आसान सा लगता है दुपट्टे के स्थान पर वो टोपी पहनना।